I'm going to explain you the chapter on Mahatma Gandhi and the nationalist movement, a very important chapter from your board's point of view. और इसकी कोई भी डिटेल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। डेफिनेटली इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए टाइम जाएगा, लेकिन बेस्ट अप्रोच मेरे हिसाब से इस चैप्टर की लेंथ क्योंकि ज़्यादा है, ये रहेगी कि हम इसको सिर्फ पार्ट्स में पढ़ें, पूरा चैप्टर पढ़ें। लेकिन कुछ मैं जो अप्रोच रहेगी मेरी कि आई वुड वांट टू मेक 2-3 वीडियोस ऑन दिस चैप्टर सो दैट आप एक वीडियो को जब समझ ले तो वो पूरा पार्ट यू अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। सी, बिकॉज वी आर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स एंड एज ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स हमारी बाइबल है NCERT. We don't have any other books to refer and we should not refer. And because we are not referring to any other book, what is important is कि हम इसकी लैंग्वेज को समझें, रटे ना। टू स्टार्ट दिस चैप्टर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे टाइटल देखते हो आप जिसमें लिखा है महात्मा गांधी, इस टाइटल को बहुत इंटरेस्टिंगली डिसाइड किया गया है। बिकॉज नेशनलिस्ट मूवमेंट तो हम पढ़ ही रहे हैं, बट हम महात्मा गांधी इन डिटेल टू हिज इंट्रोडक्शन, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द नेशनलिस्ट स्ट्रगल को हम पढ़ते हैं। इस चैप्टर से सिर्फ आप महात्मा गांधी की कंट्रीब्यूशन भी नहीं समझते हो, महात्मा गांधी एज अ कैरेक्टर और पर्सनालिटी से भी इंट्रोड्यूस होते हो। पहले पैराग्राफ में अगर आप एक नाम देखेंगे, चंद्रन देवानेसन, if I'm pronouncing his surname correctly, he has stated that South Africa was the making of Mahatma. Instead of highlighting this sentence, I'm writing it again where I can highlight it if you want to, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल सेंटेंस है और ये सेंटेंस इटसेल्फ डिफाइन कर देगा आपको कि हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो स्ट्रगल थी या साउथ अफ्रीका के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे वो नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए भी सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि हमें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्या लेना देना। लेकिन हम ये इस चीज़ से समझ जाते हैं कि जो महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सनैलिटी, वो इंडिया में आके महात्मा नहीं बने थे। वो पहले से ही उनके जो एक्शंस थे, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन थे, उनकी जो विजडम थी, उनकी जो सोच थी, वो पहले से ही यही थी कि वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे। डिस्क्रिमिनेशन अब किस तरीके का होना चाहिए, क्या वो ज़रूरी है कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्या वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड। वेरी फेमसली वी नो द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन केस। हमें पता है कि वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है, विमेन के ऊपर कोई ऑपरेशन हो रहा है, इंडियन कम्युनिटी में कोई इंडिविजुअल है जो कास्ट ऑपरेशन कर रहा है ऑन द अपर बाय द अपर कास्ट ऑन द लोअर कास्ट पीपल, या फिर एक ब्रिटिश इंडिविजुअल साउथ अफ्रीकन के अगेंस्ट इंडियंस के खिलाफ वहाँ कर रहा है, ही वॉइस्ड हिज ओपिनियन अगेंस्ट एवरी काइंड ऑफ ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन देयर. So for him, the perpetrator or his background, his nationality, his caste did not matter. For him it mattered that what you are doing is wrong and stop the wrong. When he came back to India in 1915, he returned back to India. At that time, he is one of those individuals, elite individuals, जो बाहर की education को afford कर सकते थे. आज भी इंडिया के अंदर a lot of people who want to go abroad but don't have the access और affordability, चाहे कितनी scholarships हों पर still वो afford नहीं कर पाते। उनके लिए बहुत बड़ी लग्जरी है कि अपनी सिटी से बाहर भी जाके पढ़ना और देश से जाके पढ़ना तो बहुत बड़ी बात है। However, हम बात कर रहे हैं प्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एरा से भी, जब वो बाहर जाके पढ़ के आ चुके थे। बाहर वो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर थे, सक्सेसफुल इंडिविजुअल थे। जब वापस इंडिया आते हैं तो उनके मेंटर हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जो उनको रेकमेंड करते हैं कि इट इज़ बेटर एज कि आप इंडिया ट्रैवल करें, इंडिया को घूमें, इंडिया को समझें, इंडिया के लोगों की कॉन्शियंस को समझें। तब आपको समझ में आएगा कि इंडियन स्ट्रगल जो है अगेंस्ट द ब्रिटिश वो क्या है। एंड ही एक्चुअली अडेयर्ड बाय दैट बिकॉज गोपाल कृष्ण गोखले एक मॉडरेट थे। मॉडरेट्स की जो फिलोसफी है क्वाइट डिफरेंट है फ्रॉम द रेडिकल्स।
इस चैप्टर में इतना इन डेप्थ नहीं है या इस पेज में इतना इन डेप्थ नहीं, बट जस्ट टेलिंग यू दैट रेडिकल्स वर मोर ऑफ अ मिलिटेंट अप्रोच, दैट ईंट का जवाब पत्थर से देना और वो वाला या पत्थर का जवाब ईंट से देना और समथिंग लाइक दैट। एक अग्रेसिव आप पे अटैक हुआ है तो उसका रिटेलिएशन में आप बात नहीं कर सकते, आपको जवाब थप्पड़ से ही देना पड़ेगा, आपको वायलेंट अटैक ही करना पड़ेगा। हाउएवर जो मॉडरेट्स थे वो सेम पेज पे नहीं थे रेडिकल्स के साथ, बट ये दोनों जो ग्रुप्स थे इन इंडिया फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, पर इनके अप्रोचेस डिफरेंट थे। हाउएवर मूविंग फॉरवर्ड, इन February 1916 जब BHU का इनॉग्रेशन होता है, एट दैट मोमेंट जब महात्मा गांधी एक स्पीच देते हैं, एंड दैट स्पीच बिकम्स फेमस, क्योंकि वो स्पीच वहाँ के बैठे हुए लोगों को पर्सनली अल्योर करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए नहीं थी। इनॉग्रेशन पे आए हैं तो ऑफ कोर्स है कि वहाँ के गेस्ट ऑफ ऑनर के बारे में विविडली बताएंगे, बहुत चीज़ें बोले, नहीं, उन्होंने कुछ और डिस्क्राइब किया, जो थे पुअर पेजेंट्स। इंडिया के किसानों के बारे में महात्मा गांधी ने उस स्टेज पे जाके बात करी। वो इंडिया ट्रैवल कर रहे थे, तब उन्हें यही लगा कि एज़ इंडियंस, एज़ वी पीपल जो BHU के इनॉग्रेशन में खड़े हैं, हम बहुत एलीट लोग हैं, हम एलीट लोग हैं, हम प्रिविलेज्ड हैं, क्योंकि हम आज इस मुकाम पे खड़े हैं, हम ये प्लेटफॉर्म अफोर्ड कर सकते हैं कि हमने एक यूनिवर्सिटी खड़ी की, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को इन्वाइट कर रहे हैं, वो एडमिशन्स लेंगे, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या इंडिया का मेजर पार्ट, कुछ पार्ट है जो एलीट है, जो एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है, जो लिटरेट है, जिसके पास पैसा है, बट इतना पार्ट जो है वो तो गरीब किसानों का है ना, वो तो नहीं कर सकता। और उनकी रोज़मर्रा की जो तकलीफ़ें हैं, उनकी जो स्ट्रगल्स हैं, वो हमारे से बहुत अलग हैं, वो सेम है ही नहीं। और उनको जब हम वॉइस करेंगे, जब हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे, तब जाके हमारी स्ट्रगल जो है, इंडियन नेशनलिज्म जो है, वो ट्रूली इफ़ेक्टिव रहेगी। अदरवाइज़ वो एक एलीट फिनोमेना बन के रह जाएगा। और बहुत ब्यूटीफुली ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया है, एलीट फिनोमेना, यानी कि जो रईस लोग होते हैं उनके बीच का ही एक मुद्दा रह जाएगा इंडियन नेशनलिज्म। हाउएवर व्हेन वी से आर यू नेशनलिस्टिक और नॉट, टुडे इट इज़ अ बिग इशू, कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, आप देशभक्त हैं, नहीं हैं, ये है, वो है, नहीं है। सोचिए उस ज़माने में महात्मा गांधी कह रहे हैं कि इंडियन नेशनलिज्म वॉज एन एलीट फिनोमेना, यानी कि अपने देश के प्रति प्यार दिखाना, अपने देश के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति ये भी कहना कि ये मेरी ज़मीन है, तुम यहाँ से चले जाओ, वो भी एक प्रिविलेज था, जो शायद से कुछ लोग जो पढ़ लिख गए थे उनके पास एक्सेस था, प्लेटफॉर्म था ये बोलने का। बिकॉज जो एक गरीब किसान है, जिसके पास एक ज़मीन है जो एक ज़मींदार ने ओन की हुई है, और वो ज़मींदार किसके से पैसे ले रहा है, वो ज़मींदार पैसे ले रहा है ब्रिटिश ऑफिसर से, और यहाँ पेजेंट काम कर रहा है, वो बेचारे को खुद भी पैसा नहीं मिल रहा है, ज़मींदार उसे ऑप्रेस कर रहा है और ब्रिटिश अलग कर रहा है, तो ही इज़ ट्रैप्ड। उसकी जो स्ट्रगल्स हैं वो बहुत बड़ी हैं। तो महात्मा गांधी ने ये जो मूवमेंट है, व्हेन ही ट्रैवल्ड इंडिया, ही केम बैक इन 16 वी हैव द BHU स्पीच। 1917 में वो चंपारण जाते हैं। चंपारण जाके वो वहाँ के जो इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनकी वॉइस बनते हैं, क्योंकि 1916 के ही एंड में जब वो एक एनुअल कांग्रेस मीट पे होते हैं, चंपारण का एक पेजेंट उनके पास आता है और बोलता है कि सर, look at the condition of the workers and peasants there, you have to voice us, and he goes there and he represents। जब वहाँ की सक्सेस होती है तो 1918 में महात्मा गांधी गोज़ टू गुजरात, एंड गुजरात के अंदर वो 2 सक्सेसफुल ऑपरेशंस काइंड ऑफ करते हैं, नॉट ऑपरेशंस इन दैट military sense, however these are 2 things which he campaigns kind of, he successfully conducts, and one of them was textile mill workers and the other one was of the खेड़ा farmers। जो वहाँ पे मिल वर्कर्स हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत ख़राब हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, वर्किंग आवर्स सही नहीं है, जगह नहीं है रहने की, नहीं है, पैसा नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा काम करवा रहे हैं,
काम की जगह देखिए कितनी गंदगी है, ऊपर से और मान लीजिए मिलते 200 रुपये हैं और काम वो 20,000 रुपये का ले लेते हैं, तो वो कंडीशंस ही सही नहीं है, छुट्टी नहीं ले सकते, मारते पीटते हैं। तो उनकी वॉइस बने थे महात्मा गांधी। तो इतनी जो चीज़ें इन्होंने आके की कुछ सालों के अंदर ही, वो एक बहुत बड़े स्केल पे थी। वो बहुत लोगों को रिप्रेजेंट किया था उन्होंने, और स्पेसिफिकली उन लोगों को जो अनरिप्रेजेंटेड थे एंड वर एक्चुअली the voice of India. Voice of India was not just the 1% of the people who got educated and were studying abroad, but the people who were still working in India, living in India and feeding India, the farmers, जो इंडिया की फूड सिक्योरिटी के लिए के जड़ का और फंडामेंटल थे, उनको अगर हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हम किसे और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इंडिया मेजरली एक एग्रीकल्चरल नेशन है, अगर हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये मूवमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकती है। दैट इज़ व्हेन इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है 1919 का, राउलेट एक्ट का। राउलेट एक्ट जब सर सिडनी राउलेट जब पास करते हैं, यानी कि वो एक प्रेस सेंसरशिप करते हैं। प्रेस सेंसरशिप, एनीथिंग विच विल बी प्रिंटेड इन द मीडिया और वट एवर, दो योर सोशल मीडिया वॉज नॉट देयर, इट वॉज द प्रिंट मीडिया विच वॉज प्रेवलेंट। टीवीज़ नहीं थे, ये थे। तो उस टाइम पे अगर आप मीडिया के अंदर, आप प्रेस के मीडियम से कुछ भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ छापते हैं, आप नेशनलिस्टिक आइडियाज़ करते हो, कुछ भी विच इज़ अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड सपोर्टिंग द इंडियन नेशनलिज्म, आपको डिटेन किया जाएगा विदाउट ट्रायल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है समझना। जस्ट इन 2-3 couple of lines if I explain you, जब आपको अरेस्ट किया जाता है आज भी एज़ पर द इंडियन लॉज, हमें बताया जाता है कि आपको गिरफ़्तार किया गया है तो क्यों किया गया है, मैंने ऐसा क्या किया है। और जब आपको जेल भेजा जाएगा, यानी कि जब आपको सज़ा मिलेगी किसी चीज़ की, तो आपको तब भी जज बताता है कि आपने ये किया, आपको इतनी सज़ा मिली, आपको सुना जाएगा, वकील हायर करोगे। दैट इज़ वॉट इज़ कॉल्ड अ ट्रायल, नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ्स ऑफ वॉट इज़ अ ट्रायल, बट आपको सुना जाएगा। यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं, PNJ, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, वो ही वायलेट किए थे राउलेट एक्ट में, कि आपको मैं अरेस्ट कर लूँगी, आपको फिर मैं सज़ा सुना दूँगी, लेकिन आपको सुनने का मौका नहीं मिलेगा, हम आपकी कोई साइड नहीं सुनेंगे, हम आपको रिप्रेजेंट होने नहीं देंगे, आप कोई वकील हायर करके हमारे पास नहीं आ सकते, आप कोर्ट में आएंगे, आपको सीधा जेल भेज दिया जाएगा। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है ना, जिसको हम कहते हैं आर्बिट्ररी प्रैक्टिस या फिर टिरनी, तानाशाही। आप चाहें तो आप उठा लेंगे और आप जेल में डाल देंगे। मैं ना कोर्ट जा पाऊँगी, ना मैं एक वकील हायर कर पाऊँगी, ना मैं बोल पाऊँगी कि जज साहब मुझे छोड़िए। ये जो हम फिल्मों में भी देखते हैं, जो एक ट्रायल होता है, एविडेंस लाया जाता है, कुछ भी नहीं होगा। इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने अगेन प्रोटेस्ट किया, और जब वो अमृतसर जाते हैं, ही गेट्स अरेस्टेड। महात्मा गांधी 1919 की बात है ये, और उस रिटेलिएशन में 13 अप्रैल को 1919 में जब एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है इन जलियांवाला बाग, तो हम इनफेमसली जानते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, एक मैसेकर। ऑल ऑफ दिस हैड एजिटेटेड महात्मा गांधी कि अगर जो भी स्ट्रगल्स वो लड़ रहे हैं, किसी किसान के लिए, किसी मज़दूर के लिए, एक छोटे मिल वर्कर के लिए, एक ऐसे प्रेस में किसी ने अगर प्रिंट में कुछ छाप दिया है जो लिख रहा है कि इंडिया महान है, मुझे ब्रिटिश को भगाना है, तो आपने उसको उठा के जेल में डाल दिया। कहा तेरे को सुनूंगा भी नहीं, ये भी नहीं सुनूंगा कि तूने गलती से छापा, कैसे छापा, नहीं सुनूंगा। तो एज ए नेशनलिस्टिक लीडर महात्मा गांधी ने सिंपली बोल दिया कि अभी एज इंडियंस हमें ये देखना है कि हम ये ब्रिटिश की कोई भी चीज़ को कंज्यूम नहीं करेंगे, बिकॉज ब्रिटिश यहाँ पे एक बिज़नेस रन करने आए हैं। दे कम्प्लीटली कैपिटलिस्टिक, ये लोग बिज़नेस रन करने आए हैं। ये यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हम इनके लिए काम दे रहे हैं, दे आर एबल टू अर्न मनी फ्रॉम अस। हम नहीं कमा रहे हैं इनसे, ये हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो अगर हम इनको कम्प्लीटली, इनके चीज़ों को, इनकी जॉब्स को, इनके कपड़ों को, इनके सामान को जब हम बॉयकॉट कर देते हैं, हम उसको कंज्यूम ही नहीं करते हैं, तो ब्रिटिश हुकूमत की जो कमर है वो टूट जाएगी। वो
ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी इंडिया में। ये बहुत बड़ा डिसीजन है एक्चुअली टू टेक, और बहुत डिफ़िकल्ट है लोगों के लिए। मान लीजिए किसान है, उसे 50 रुपये मिलते हैं महीने के ये काम करने के लिए। खैर उस समय क्या प्राइजेस थे वी डोंट नो, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड यू नो लूसिडली कि अगर 50 रुपये उसे मिलते हैं और वो कह दे जी 50 रुपये ले लो, मैं नहीं कर रहा आपका हाथ से काम, बॉयकॉट करना शुरू कर दे, तो वो खाएगा क्या? वो रहेगा कैसे? वो अपने बच्चों को कैसे खिलाएगा? पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, सर्वाइवल पे आ जाती है जब बात, तो वो कैसे करेगा? उसके लिए हमें उनको कॉन्फिडेंस देना, उनको स्ट्रेंथन करना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई गांधी जी हियर, अगर हम इफ वी रीड दिस दैट ही रिनाउंस द टैक्सेस, स्वराज, खिलाफत मूवमेंट, कमिंग डिटेल में उस पर आते हुए, ये बहुत बड़ी स्टेप था जिसको उन्होंने बोला एज नॉन कोऑपरेशन। हम नहीं कोऑपरेट करेंगे उनके साथ, हम आपको कोई टैक्स नहीं दे रहे, हम आपको पैसा कमाने का कोई तरीका ही नहीं देंगे, क्योंकि आप इंडिया इसलिए आए थे, हम आपको पैसा कमाने नहीं देंगे। क्लियर? ये बहुत बड़ा लॉस था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। अगर आप व्हेन यू कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ यू सी 396 स्ट्राइक्स इन 1921 इन्वॉल्विंग 6 लाख वर्कर्स एंड लॉस ऑफ 7 मिलियन वर्क डेज। 70 लाख वर्क डेज, यानी कि कुछ दिनों की जो भी उन्होंने कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि वो काम पे नहीं गए, काम नहीं किया, सामान नहीं ख़रीदा, 6 लाख लोगों ने स्ट्राइक करी वर्कर्स ने, तो ब्रिटिश सरकार का 70 लाख दिनों का काम ख़राब हो गया, पेंडिंग हो गया। इतना बड़ा लॉस था उनके लिए, तो वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। वो तो रिटेलिएट करते ही करते, वो हम लोगों के मूवमेंट को तोड़ते ही तोड़ते। बट इंडिया, ये नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट जो NCM है, वो नेशनल यानी कि बहुत बड़े स्केल पे तभी हो सकती थी जब हम एक बहुत बड़ी मूवमेंट को अपने साथ जोड़ते, हर रिप्रेजेंटेशन के लोगों को हमारे साथ जोड़ते। जब महात्मा गांधी ने खिलाफत ब्रदर्स को, जो खिलाफत मूवमेंट के जो 2 भाई थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, को भी ज्वाइन किया, उनकी जो लड़ाई थी अपने धर्म से जुड़ी हुई, यानी कि वो चाहते थे कि इस्लाम जो है इन टर्की एंड द कैलिफेट, तो वो दोबारा से रिसरेक्ट हो, वो दोबारा से टर्की में इस्टेब्लिश हो। 3 चीज़ें थी उसकी। सॉवरेनिटी का मतलब, if I am a sovereign power, I have the power to decide what I want to do for my people. I will not take any external advices. मेरे ऊपर एक एक्सटर्नल ऑपरेशन नहीं होगा, मैं अपने लोगों के लिए डिसाइड। इंडिया एज अ सॉवरेन स्टेट, क्या हम USA से सुन के इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं? नहीं, हमारा देश है, जब हम चाहें, जैसे चाहें हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हम उनकी एडवाइजेस नहीं लेते। और ये सॉवरेनिटी को हम रिटेन कर सकें, ये इम्पॉर्टेंट था उनके लिए, और उन्हें एक टेरिटरी चाहिए थी। तो उनकी लड़ाई डिटेल में तो अलग है, लेकिन इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए तो प्रॉबेबली आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कि वो चाहते थे कि उनकी जो पावर है ओवर दैट कैलिफेट वो वापस आए। द कैलिफ शुड कम बैक, दे शुड रूल अ मुस्लिम स्टेट, जो भी बाय वॉट एवर रूल्स एंड बाय द होली कुरान, एंड देयर शुड नॉट बी एनी एक्सटर्नल फोर्स। कोई बाहर से आके उन्हें नहीं बताएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये कंट्रोल रहे, सॉवरेनिटी है वो रिटेन रहे, यानी कि जैसी है वो काफ़ी लंबे समय तक रहे। एंड जिस भी टेरिटरी पे वो कर रहे थे एक्सरसाइज, टर्की पे या जो भी और पार्ट्स थे, वो टेरिटरी उन्हें मिले। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई थी, ये छोटी लड़ाई नहीं है, बिकॉज दे आर फाइटिंग अगेंस्ट पीपल हु आर not just in India but abroad India, something very big and for a large number of people. तो महात्मा गांधी ने उनका कॉन्फिडेंस लिया कि आई एम विद यू, आई एम फाइटिंग फॉर यू, यू फाइट फॉर अस, बिकॉज मोहम्मद अली एंड शौकत अली वर इंडियन मुस्लिम्स, दैट बिफोर यू आर अ मुस्लिम यू आर एन इंडियन। आपको इंडिया की मूवमेंट के लिए फ़ाइट करोगे, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो हम आपकी स्ट्रगल को भी सपोर्ट करेंगे।
उस कॉन्फिडेंस में ये स्ट्रगल बहुत बड़ी हो गई, जिसको हम एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी की एक मिसाल दे सकते हैं जो एनसीएम में हुई थी। लुई फिशर ने महात्मा गांधी की बायोग्राफी लिखी थी। उसमें वो एक बहुत ही अच्छी डिटेल में वो बोलते हैं, आई थिंक सो वी ऑल शुड रीड दिस लाइन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज पर लुई फिशर बिकेम द नेम, ही सेज दैट इट नॉन कोऑपरेशन बिकेम द नेम ऑफ एन एपक इन द लाइफ ऑफ इंडिया एंड ऑफ गांधी जी। नॉन कोऑपरेशन वॉज नेगेटिव इनफ टू बी पीसफुल बट positive enough to be effective. Very, very powerful. It shows that it had wide ranging of characteristics, this movement. It was not just that I'm not going to buy your stuff. It definitely turned violent. It definitely turned non-peaceful. लेकिन वो effectively हो, profound impact हो, ब्रिटिश हुकूमत हिल जाए, वो इस लायक इतनी पावरफुल भी थी। And it entailed denial, renunciation and self discipline, which is very important. लड़ाई के मुद्दे पर्पस क्लियर थे हमारे, हम अपने लोगों के लिए, हम अपनी सॉइल के लिए, हम अपने डिसिप्लिन के लिए, अपने कल्चर के लिए लड़ रहे थे। वी वर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट जस्ट द ब्रिटिश कमिंग टू इंडिया हु वर ट्रेडिंग विद अस, बट पीपल हु वर oppressing the Indians, and specifically the peasants are, why were they on the Indian soil एट एनी कॉस्ट? तो हमारी ज़मीन पे हम ही नहीं लड़ पा रहे हैं और हमें इतने लोगों को इकट्ठा करना पड़ रहा है। महात्मा गांधी, दैट इज़ वाई ही बिकेम महात्मा, द वॉइस ऑफ द पीपल एंड वॉइस ऑफ मैनी। बट दिस मूवमेंट इन 1922 हैड टू बी कॉल्ड ऑफ। वेरी फेमस केस ऑफ चौरी चौरा। चौरी चौरा के अंदर जो प्रोटेस्टर्स थे वो एक पुलिस स्टेशन में एंटर करते हैं और वहाँ पे वो पुलिस वालों के साथ में लड़ाई झगड़े करते हैं, जिसमें कई पुलिस वाले मर जाते हैं। महात्मा गांधी ने ये डिसीजन लेने से पहले उन्होंने डिस्क्राइब किया कि एज दिस मूवमेंट इज़ अ पीसफुल मूवमेंट, हम नहीं चाहते कि अग्रेशन हो, वायलेंस हो, अननेसेसरी चीज़ें हो जो हमने मांगी नहीं है, और अगर आप उनको डिफेंसलेस छोड़ देंगे, यानी कि वो भी डिफेंड नहीं कर पाएंगे। वेर ही हैज सेड दैट नो प्रोवोकेशन कैन पॉसिबली जस्टिफाई द ब्रूटल मर्डर ऑफ men who had been rendered defenseless or who had virtually thrown themselves on the mercy of the mob। यानी कि भीड़ के अंदर जो इंसान कुचल दिया गया है, मार दिया गया है, उसको तो लड़ने का मौका ही नहीं मिला, और उस चीज़ को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। और ये हमारी लड़ाई नहीं है, हम वहाँ पे पुलिस वालों को मारने नहीं गए हैं। हमारी लड़ाई ब्रिटिश हुकूमत से है, ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर से है कि आप यहाँ से भागो। तो हम उनकी चीज़ों को जब बॉयकॉट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी डर रहे हैं हमसे। वी डोंट नीड टू रिजॉर्ट टू दिस वायलेंस, एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि महात्मा गांधी हैड टू कॉल इट ऑफ। सो फॉर दिस ह्यूज इंसिडेंट ही वॉज ऑल्सो अरेस्टेड, एंड व्हेन ही वॉज अरेस्टेड इट इज़ वेरी, इसी जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तब आपको थोड़ा सा क्लियर भी हो जाएगा कि ये उनकी कैरेक्टर, उनकी पर्सनालिटी को बहुत निकालता जा रहा है। कि जो उनको अरेस्ट भी कर रहा है ना, जो उनको ट्रायल भी कर रहा है, जस्ट रीड हियर, जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड, वो बोलते हैं, वो एक स्पीच दे रहे हैं, जज हैं, कोर्ट के अंदर बोल रहे हैं कि मैं जज हूँ, लेकिन मैं आपको तब भी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं आपको एक सच्चा देशभक्त मानता हूँ। आप अपने देश के लिए लड़ रहे हो, आप और लोगों की तरह नहीं हो जो डंडा लाठी उठा के मार रहे हो, लेकिन आप एक रीज़न के साथ, एक रैशनल इंसान, एक प्रूडेंस के साथ आप लड़ रहे हो। यू आर नॉट फाइटिंग like anything. You have reason, you have rational and you have a way. And if by any medium अगर आपकी सज़ा कम हो सकती है तो मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं होगा, बट बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट्स ऑफ लॉ मुझे आपको जेल भेजना पड़ेगा। तो C.N. ब्रूमफील्ड की जो ये स्पीच है वो एक्चुअली इट इज़ एवरी स्पीच ऑफ दिस, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ये बस रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि महात्मा गांधी की पर्सनालिटी, उनकी जो करिश्मा था वो बहुत बहुत वाइड था, वो बहुत पावरफुल था। वो चाहे वो कटघरे में खड़े हैं तो जज भी वहाँ पे उनको पनिशमेंट देने से पहले 2 बार सोच रहा है, वो हेजिटेट कर रहा है, बट लॉ है तो उसे देना पड़ रहा है, वो ब्रिटिश है उसे देना पड़ रहा है, बट वो क्लियरली बोल रहा है। उसकी बातों से इनडायरेक्टली आप निकाल सकते हो दैट ही डजंट वांट टू पनिश यू बिकॉज ही हैज़ नॉट डन समथिंग रॉन्ग, ही हैज़ नॉट मर्डर्ड द पीपल, ही हैज़ नॉट ऑर्डर्ड देम,
he is a simple patriot who's fighting for the liberty and independence of his country. That's it. तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा, जो डिटेल में भी है बट ब्रीफ में भी है, हम इसको पार्ट्स में पढ़ेंगे. नेक्स्ट पार्ट में वी विल बी कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. अभी तक जो भी हमने पढ़ा, आई जस्ट वांट कि आप इस चीज़ को समझ लें. ये शुरुआत के जो भी चैप्टर्स हैं वो थोड़े से बोरिंग लग सकते हैं, इजी भी लग सकते हैं कई स्टूडेंट्स को, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट अ स्टोरी एंड इट इज़ डिस्क्राइबिंग हिज कॉन्ट्रीब्यूशन. जो कॉन्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब करते जा रहे हैं हम, साथ साथ महात्मा गांधी को अगर समझ भी लें तो हमें ये चैप्टर भी समझ आ जाएगा. बहुत आसानी से हमें ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी. सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस and watching this video till the end, and soon I'll be coming with the second video of this. Thank you so much. Bye.